1991 में भारत की अर्थव्यवस्था जब मुद्रा संकट से जूझ रही थी, तब वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से मुक्त करना शुरू किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई और वृद्धि दर भी तेज हुई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मनमोहन सिंह के निधन की खबर को विदेशी मीडिया में भी अच्छी खासी जगह मिली है। सिंह के कौन से ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं जिसके कारण विदेशी मीडिया और अखबार में भी उनके निधन की खबर सुर्खियां बटोर रही हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी कंक्लूसिव इंडियन। ब्रितानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को दशकों से अलगाव और ठहराव को दूर करने के लिए कई अहम फैसले किए थे। मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निजी निवेश के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोला था। फाइनेंशियल टाइम्स ने आगे लिखा है, ऑक्सफोर्ड ट्रेंड अर्थशास्त्री सौम्यता, विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली तो प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को चुना। मनमोहन सिंह को गांधी परिवार ने इसलिए भी चुना था कि वह राहुल गांधी के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं बनते। तब राहुल गांधी राजनीति में नए नए थे और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। 2009 में मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल को बड़े सुधार के अवसर के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इस कार्यकाल में उनकी राजनीति का अंत एक कमजोर नेता के रूप में हुआ। यहाँ तक कि अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए थे और सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में जिस गांव में हुआ था वो अविभाजित भारत का हिस्सा था। अब ये गांव पाकिस्तान में है। पाकिस्तान बनने के बाद मनमोहन सिंह का परिवार भारत आ गया था। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई के बाद मनमोहन सिंह ने कुछ सालों तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया और फिर 1969 में भारत लौटे थे। सिंह के प्रेरणादायी सफर की बात करें तो 1971 में मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने और इसके बाद उन्होंने सरकार में कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन मनमोहन सिंह को मुख्य रूप से 1991 के आर्थिक सुधार के लिए याद किया जाता है। भारत तब घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था। भारत को तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में सोना गिरवी रखना पड़ा था। तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। 1 अरब डॉलर से भी कम बचा था। ये डॉलर महज 20 दिनों तक के तेल और फूड बिल के भुगतान में खत्म हो जाते। भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं थी कि बाकी दुनिया से कारोबार कर सके। भारत का विदेशी कर्ज 72 अरब डॉलर पहुंच चुका था। ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत तब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश था। देश की अर्थव्यवस्था और सरकार से लोगों का भरोसा खत्म होने लगा था। महंगाई, राजस्व घाटा और चालू खाता घाटा दोहरे अंक में पहुंच गए थे। 1990 में भारत के आर्थिक संकट में सामने की कुछ वजहें अंतर्राष्ट्रीय भी थीं। 1990 में गल्फ वार शुरू हुआ और इसका सीधा असर भारत पर पड़ा। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गईं और इसकी चपेट में भारत भी आ गया। 1990-91 में पेट्रोलियम आयात बिल 2 अरब डॉलर से बढ़कर 5.7 अरब डॉलर हो गया। ऐसा तेल की कीमतें बढ़ने और आयात के वॉल्यूम में वृद्धि के कारण हुआ। इसका सीधा असर भारत के व्यापार संतुलन पर पड़ा। इसके अलावा खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारतीयों की कमाई भी बुरी तरह प्रभावित हुई। इससे विदेशों से आने वाले रेमिटेंस प्रभावित हुआ। भारत में उस वक्त राजनीतिक अनिश्चितता भी बढ़ गई थी।
1990 से 91 के बीच राजनीतिक अस्थिरता चरम पर रही। 1989 के आम चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन यह गठबंधन वाली सरकार जाति और मजहब की लड़ाई में फंस गई। देश भर में दंगे हुए। दिसंबर 1990 में वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। मई 1991 में आम चुनाव होने तक कार्यवाहक सरकार रही। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था घुटने टेक चुकी थी। एनआरआई अपना पैसा निकालने लगे थे और निर्यातकों को लगने लगा था कि भारत उनका उधार चुका नहीं पाएगा। महंगाई सातवें आसमान पर थी। तेल की कीमतें बढ़ाई गई, आयात रोका गया, सरकारी खर्चों में कटौती की गई और रुपए में 20% तक का वॉल्यूम किया गया। बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। आईएमएफ ने भारत को 1.27 अरब डॉलर का कर्ज दिया, लेकिन इससे हालात नहीं सुधरे। वित्तीय वर्ष 1991 के अंत तक चंद्रशेखर की सरकार 20 टन सोना गिरवी रखने पर मजबूर हुई। जब पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 में प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत विदेशी कर्ज तय तारीख पर नहीं चुका पाएगा और डिफाल्टर घोषित हो जाएगा। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए कई सुधारों को अंजाम दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनागत बदलाव की बदौलत चीजें नियंत्रित हो पाईं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मनमोहन सिंह ने इसे मौके की तरह लिया और भारत के लाइसेंस राज को खत्म करना शुरू किया। इसके साथ ही भारत की नियंत्रित अर्थव्यवस्था का एक युग खत्म हुआ। इसे खत्म करने में तब मनमोहन सिंह को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का पूरा सहयोग मिला था। भारत की अर्थव्यवस्था जो 2 और 3% की वृद्धि दर से बढ़ रही थी, वो करीब 9% की दर से बढ़ने लगी। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल किसानों को कर्ज माफी, मनरेगा और आरटीआई के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी कार्यकाल में सिंह ने अमेरिका से संबंधों को नया आयाम दिया। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर परमाणु परीक्षण के कई तरह से प्रतिबंध लगा रखे थे। अमेरिका से परमाणु करार के लिए मनमोहन सिंह ने 2008 में अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था। इस करार को अंजाम देकर मनमोहन सिंह शीत युद्ध के दौर से दोनों देशों के बीच चले आ रहे अविश्वास को खत्म किया था। मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी महीने में कहा था, इतिहास उनके प्रति वर्तमान मीडिया की तुलना में ज्यादा उदार होगा। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत कहानी लोगों को आत्मविश्वास से भर देती है। 15 साल का सिख शरणार्थी लड़का जिसके परिवार को 1947 में भारत के विभाजन के बाद अपना घर बार छोड़ना पड़ा, बाद में यही लड़का ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने जाता है और टॉप का टेक्नोक्रेट बनता है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है, मनमोहन सिंह हमें यह आश्वस्त करने में कामयाब रहे कि समाजवादी व्यवस्था के बाद बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में हम अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। शिक्षा और कड़ी मेहनत के जरिए हमारी जिंदगी हमारे माता पिता की जिंदगी से बेहतर हो सकती है। कामयाबी केवल विशेषाधिकार हासिल लोगों तक ही सीमित नहीं रह सकती है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है, 1990 के दशक का आर्थिक सुधार भारत में सरकारें बदलने के बावजूद जारी रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल बुरी तरह से घिरा हुआ था। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष उन पर अनिर्णायक की स्थिति में होने और भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगा रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी और रुपया कमजोर हो रहा था। मनमोहन सिंह ने
अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुझे नहीं लगता है कि मैं कमजोर प्रधानमंत्री हूं। इसके कुछ महीने बाद ही नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनाव में जबरदस्त जीत मिली। ब्लूमबर्ग ने लिखा है, नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की और इसके तहत प्रचलन में रही भारत की 86% मुद्रा अवैध हो गई। मनमोहन सिंह ने तब इसे विनाशकारी कदम बताते हुए कहा था कि इससे संगठित लूट का बढ़ावा मिलेगा। मनमोहन सिंह की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। मनमोहन सिंह का निधन तब हुआ जब भारत में योग्य लोगों की कमी दिख रही है। विकास समावेशी नहीं है। ज्यादातर उद्योगपतियों को लग रहा है कि आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। मध्य वर्ग टैक्स से परेशान है और गरीब व्यवस्था से बाहर हो रहा है। भारत में धार्मिक बखेड़ा बढ़ रहा है और नीति निर्माता किसी भी तरह सत्ता हासिल करने में लगे हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा है, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और संभव है कि कुछ सालों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन मुख्य रूप से यह आंकड़ों का खेल है। भारत में विकास विषमताओं से भरा है। 1.4 अरब की आबादी में एक छोटा सा तबका धनकुबेर है। अब भी भारत में प्रति व्यक्ति आय $2500 प्रति वर्ष है, जबकि दक्षिण कोरिया में प्रति व्यक्ति आय $35,000 है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, मनमोहन सिंह सिख समुदाय से थे और पहली बार कोई सिख भारत का प्रधानमंत्री बना था। सोनिया गांधी ने 2018 में कहा था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तब बने थे जब भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में थी। कुछ ही महीनों में मनमोहन सिंह ने साबित कर दिया था कि जो शीर्ष पर बैठा शख्स है वो विभाजनकारी नहीं है। किसी भी समूह या व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, जिनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। मनरेगा जो 2005 में लागू हुआ, डॉक्टर सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम लागू किया, जिससे हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिनों के रोजगार का अधिकार दिया। दूसरा, सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। इस कानून ने हर भारतीय नागरिक को सरकारी सूचना तक पहुंच का हक दिया, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। तीसरा, वन अधिकार कानून 2006 के माध्यम से आदिवासी समुदाय को उनके परंपरागत भूमि अधिकार वापस दिलाने का ऐतिहासिक कदम था। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत डॉक्टर सिंह की सरकार ने हर 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। यह कानून बच्चों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013, इस कानून के जरिए देश के 2/3 परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया गया। यह कदम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा सुनिश्चित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी आर्थिक सुधारवादी सोच और कल्याणकारी नीतियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में देश ने कई ऐसे कानून और नीतियां अपनाई जिन्होंने लाखों नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार कानून और मनरेगा जैसे ऐतिहासिक सुधारों के लिए याद करने के साथ साथ यह देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा।